हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित पांडे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का बारे में। तो आज देखेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट क्या होती है, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है और लाइफ टाइम पीरियड क्या होता है। इसके बारे में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और आप लास्ट तक बने रहिए। और इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जितने भी जेईई मेंस के क्वेश्चन हैं, नीट के क्वेश्चन आते हैं और आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन का जो कंसेप्ट आता है इसको हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी जेईई मेंस, नीट और आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का बारे में। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसको बोलते हैं? जब हमारा जो जब भी हमारा रेट लॉ इक्वेशन होती थी, रेट लॉ इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन की जो पावर अगर जीरो हो जाए तो आप बोलेंगे कि ये रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, जीरो ऑर्डर है। जैसे अगर मान लीजिए आपको लिखा गया है ए से हमारा प्रोडक्ट है और इसकी रेट R इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर जीरो है, तो आप बताएंगे कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, जीरो ऑर्डर होगा। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट क्या होती है और हाफ लाइफ पीरियड क्या होती है, और इससे रिलेटेड हम लोग कंसेप्ट को सीखेंगे। तो देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब होता है, तो देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारी जो रिएक्शन गिवन होती है वो हमेशा ऐसा गिवन होती है, ए से प्रोडक्ट। हमेशा आपको 99% क्वेश्चन में आपका इक्वेशन ऐसा ही होगा कि रिएक्टेंट एक सिंगल रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा। तो आप बताइए, आप ऐसा लिख सकते हैं कि टाइम t इक्वल टू जीरो है। जब हमारा टाइम t इक्वल टू जीरो है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन स्मॉल a है, प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो होगा। आफ्टर t सेकेंड, टाइम t इक्वल टू t सेकेंड, कुछ सेकेंड का बाद, आफ्टर t सेकेंड का बाद रिएक्टेंट में से कुछ कम हो गया, मान ली रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया, x डिसोसिएट हो गया। तो जितना x डिसोसिएट होगा प्रोडक्ट का उतनी ही फॉर्मेशन होगा, क्योंकि हमारी जो रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की है। अच्छा, आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आप इसका रेट को लिखेंगे R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर जीरो, क्योंकि हमारी जो रिएक्शन है वो कौन सी ऑर्डर की है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और यहाँ में जो प्रोपोर्शनलिटी है उस प्रोपोर्शनलिटी को चेंज करिए तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू ए की पावर जीरो। तो देखिए इसमें कहने का ये मतलब है कि अगर देखिए आप इनिशियल कंसंट्रेशन को जितना मर्जी उतना चेंज कर लो, लेकिन हमारा रेट ऑफ रिएक्शन पे अफेक्ट नहीं होगा। रिएक्शन की रेट हमेशा क्या हो जाएगी, कांस्टेंट होगी। देखिए जब भी हमारा रिएक्शन आगे की तरफ में प्रोसीड करता है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम का साथ में कम हो जाता है, लेकिन जो हमारा रिएक्शन का रेट होता है वो कांस्टेंट होता है। आप ही बताइए, आप इस इक्वेशन को देखिए, अगर आप कंसंट्रेशन को डबल भी कर देंगे तो इसकी पावर जीरो है तो उसका वैल्यू भी वन ही आने वाला है। जैसे आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, कोई बोलेगा कि हमने कंसंट्रेशन को डबल कर दिया है, 2a कर दिया है, तो रेट क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू के, ए की जगह में 2a कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा R इज इक्वल टू के, 2 की पावर जीरो और a की पावर जीरो। 2 की पावर जीरो का वैल्यू कितना ही होता है, 1 होता है। तो देखिए रिएक्शन की रेट चेंज नहीं हुई, मतलब कि हमारा ये केवल और केवल जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही वैलिड होता है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रही है। देखिए आप कंसंट्रेशन को जितना मर्जी उतना चेंज कर दो, लेकिन रिएक्शन की रेट में कुछ भी इफेक्ट नहीं होती है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कंसंट्रेशन कम नहीं होता है। कंसंट्रेशन हमारा क्या होता है, टाइम का साथ में डिक्रीज करता है रिएक्टेंट का केस में। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए आप लोग रेट को कैसे लिखते थे, रेट क्या होता था हमारा रिएक्टेंट के लिए, माइनस DA बाई dt हो जाएगा। DA बाई dt इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर जीरो। अच्छा बताइए, कोई भी नंबर की पावर जीरो तो वैल्यू वन ही होती है, और आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस DA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू dt हो जाएगा। ठीक है, के इंटू dt हो जाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको A चाहिए, फाइनल कंसंट्रेशन चाहिए, तो आप क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा इंटीग्रेशन बेसिक है जो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या ही होता है, x होता है। अगर आप dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा, और इसका साथ में कुछ कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, और c से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब देखो हमारा जो यहाँ में डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स होता है, तो ये d और इंटीग्रेशन, d मतलब डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का अंदर में कट जाता है, वैल्यू हो जाती है x। अगर आपसे कोई बोलेगा dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा, d से इंटीग्रेशन कट जाएगा, t होगा।
डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है। ठीक है, तो आप यहाँ में लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, आपको दोनों साइड इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, आप दोनों साइड इंटीग्रेट करिए। तो अगर आप दोनों साइड में इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने से क्या होगा, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ में हो जाएगा माइनस डी ए इज इक्वल टू के इंटू डी टी हो जाएगा। और के क्या है हमारा, के कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का नाम क्या होता है, रेट कांस्टेंट। आपको मालूम है के क्या है हमारा, रेट कांस्टेंट है। तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो, जब भी देखिए जब भी आप किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो अगर कांस्टेंट नंबर होता है तो उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये माइनस बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा डी ए इज इक्वल टू के इंटू डी टी। तो देखिए डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, और के इंटू डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी। लेकिन कुछ कांस्टेंट आती है और इस कांस्टेंट को मैंने आई से लिखा, आप सी से लिख सकते हैं, बी से लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो कोई जनरली कोई सी लिखता है तो आप बोल सकते हैं कि सी हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, लेकिन मैंने आई लिखा। और आई को क्या बोल सकते हैं, वेयर आई इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आई को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। तो देखिए ये हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू को निकालना पड़ता है कि आई की वैल्यू क्या है। तो आई की वैल्यू कैसे निकाला जाए, उसके लिए आपको कंडीशन मालूम है कि जब हमारा रिएक्शन स्टार्ट हो रही थी, टाइम टी इक्वल टू 0 था, उस समय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितना ही था, स्मॉल ए था। जब आफ्टर टी सेकेंड का बाद हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना हो गया, ए माइनस एक्स हो गया। तो देखिए जो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन होता है ए स्मॉल ए, इसको हम लोग ए नॉट बोलते हैं, और ए माइनस एक्स को फाइनल ए बोल देते हैं। इसका मतलब ये फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर टी सेकेंड, और ये होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन को पुट करिए, जब टाइम टी इक्वल टू 0 है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना ही है, ए नॉट है। तो लिखेंगे एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 concentration of reactant is ए नॉट। जब हमारा टाइम टी इक्वल टू 0 है उस समय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, माइनस ए नॉट है। तो आप इस कंडीशन को इक्वेशन नंबर 1 में सेटिस्फाई कराइए। तो ए का जगह में क्या लिखना है, ए नॉट इज इक्वल टू के इंटू टी का जगह में क्या लिखेंगे, 0, और यहाँ में लिखना है आई। तो माइनस ए नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू 0, 0 प्लस आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो इस आई की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। पुट वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में आई की वैल्यू को पुट करिए। तो माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी प्लस आई। आई का वैल्यू क्या है, माइनस ए नॉट है। ठीक है, आप यहाँ तक कॉपी करिए, मैं इधर का रफ कर देता हूँ क्योंकि जगह की कमी है। ठीक है बच्चे, आप एक बार ज़रूर कॉपी कर लीजिए इसको। ठीक है, तो आप कॉपी कर लिए होंगे। ठीक है, तो आपको क्या बताया गया था, जब हमारा टाइम माइनस ए इक्वल टू के टी माइनस ए नॉट। अच्छा देखिए, ये माइनस साइन को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो क्या आप लिख सकते हैं क्या, ठीक है आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू, माइनस को इधर में लेके जाइए, माइनस के टी माइनस ए नॉट, और ये माइनस से मल्टीप्लाई करिए तो a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। ठीक है, a इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। और देखिए अगर ये हमारा इक्वेशन है तो इस इक्वेशन से रिलेटेड ग्राफ को कैसे बनाते हैं। तो देखिए ग्राफ बनाने के लिए, देखिए ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स वाली पार्ट है, तो मैं आपको थोड़ा बेसिक जल्दी से सिखा देता हूँ कि ग्राफ को कैसे बनाना है, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में आपको ग्राफ बनाना होता है। तो देखिए अगर कोई भी लाइन का इक्वेशन ऐसा लिखा है जैसे y इक्वल टू 2x प्लस 3, तो ये हमारा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्म में है। तो देखिए x का पहले जो भी होता है उसको हम लोग स्लोप बोलते हैं। अगर हमारी जो स्लोप होगी पॉजिटिव होगी तो उसका ग्राफ ऐसे होगा। अगर y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 6 तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, x का जो पहले होता है वो स्लोप होता है,
और इसकी स्लोप निगेटिव हो गई तो ग्राफ डिक्रीजिंग हो जाएगा। यही होता है। तो इसको आपको कंपेयर करना है, जब भी कोई भी ग्राफ बनाइए तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करिए। और जो ये जो पार्ट है ये देखो c हमारा क्या है, कांस्टेंट 6 है, तो ये डिस्टेंस हमारी क्या कहलाती है, 6 कहलाती है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा यहाँ में देखिए, अगर आपको ग्राफ बनाया जाए, ठीक है, ग्राफ बनाया जाए, जैसे अगर आपसे कोई बोलता है कि आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन की ग्राफ बनाइए, ग्राफ किसका किसका बीच में बनाना है, देखिए फाइनल कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। तो आप कंपेयर करिए इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। y में क्या लिखना है, y एक्सिस में लिखना है फाइनल कंसंट्रेशन, y एक्सिस में लिखना है फाइनल कंसंट्रेशन, और x एक्सिस में लिखना है टाइम। और देखिए फाइनल कंसंट्रेशन और टाइम का बीच में जो स्लोप हो रही है, देखिए x का पहले जो स्लोप होता है, और यहाँ में x में आपने t लिखा है, t का पहले स्लोप कैसा है बताइए, निगेटिव है। तो स्लोप अगर निगेटिव है तो ग्राफ कैसा होगा, डिक्रीजिंग। और इसकी जो स्लोप होगी, स्लोप को आप लोग टेन थीटा ही बोलते हैं, जो कितना होगा, -k होगा। तो अगर देखिए आपसे इससे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, आपको ग्राफ, सबसे पहले क्वेश्चन ये हो सकती है कि आपको फाइनल कंसंट्रेशन वर्सेस टी का ग्राफ देगा और ग्राफ नेगेटिव स्लोप की होगी, तो पूछेगा ऑर्डर बताइए, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर हो जाएगा। ये आपसे ये पूछ सकता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ किसका बीच में होता है, तो ए वर्सेस टी का, ए और टी में होता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर हमारा रिएक्शन जीरो ऑर्डर है तो उसका स्लोप क्या होगा, तो स्लोप क्या हो जाएगा, -k हो जाएगा। तो यहाँ में थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये -kt को इधर में लेके आइए, तो यहाँ से हो जाएगा kt इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए हो जाएगा। तो यहाँ से टाइम निकल जाएगा, t इज इक्वल टू 1/k ए नॉट माइनस ए। ठीक है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इस देखिए ये t इज इक्वल टू, ये आपको इक्वेशन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, आपको ये इक्वेशन दिखाई दे रही है। इक्वेशन क्या है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है बताइए, मैं यहाँ से लिख देता हूँ। देखिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम लोग का क्या है, t इज इक्वल टू 1/k ए नॉट माइनस ए। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होता है। और यहाँ में अगर आपसे कोई बोलेगा ए नॉट क्या है, तो आप बोलेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन, और ए हमारा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टी सेकेंड। टी सेकेंड का बाद में हमारा जो कंसंट्रेशन होगा वो ए होगा। और के क्या है, हमारा रेट कांस्टेंट है, और टी क्या हो जाएगी, टाइम पीरियड हो जाएगी। तो आप इस इक्वेशन को कॉपी करिए, फिर हम लोग अभी पढ़ेंगे हाफ लाइफ पीरियड के बारे में। उम्मीद करते हैं बच्चे आप लोग कॉपी कर लिए होंगे, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो अभी हमने क्या पढ़ा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब आपको पढ़ना है हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, अभी आपने क्या पढ़ा, यहाँ में देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की क्या थी, t इज इक्वल टू 1/k ए नॉट माइनस ए। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हम लोगों को पढ़ना है हाफ लाइफ पीरियड। तो देखिए हाफ लाइफ पीरियड का क्या मतलब होता है, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड का मतलब होता है जब हमारा रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं, उस टाइम पीरियड को बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। द टाइम इन विच रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड, या कंप्लीशन। जब हमारा रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाता है, उस टाइम पीरियड को बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं T1/2 और T 50%। तो देखिए सबसे पहले हाफ लाइफ पीरियड को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, देखिए हाफ लाइफ पीरियड का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो देखिए अगर हमारा रिएक्टेंट A है और ये है प्रोडक्ट P, देखिए जब भी हमारा रिएक्शन शुरू होता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम का साथ में कम होती है। तो मान लीजिए टाइम t इक्वल टू 0 में आपका पास A का कंसंट्रेशन है 12 मोल, तो प्रोडक्ट का पास होगा 0। रिएक्शन धीरे धीरे प्रोसीड करती गई, टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड हुआ
तो रिएक्टेंट का पास हमारा कितना मोल है, 10 मोल। तो 10 कैसे आया होगा, स्टार्टिंग में हमारे पास 12 मोल है, 12 मोल से हो गया 10 मोल। इसका मतलब होगा कि 12 मोल में से 2 मोल डिसोसिएट हो गया होगा, तभी 10 आएगा। और जितना डिसोसिएट होगा उतना प्रोडक्ट बन जाएगा। तो टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड का बाद में ए का पास होगा 8 मोल, तो ये कितना मोल बनेगा, 4 मोल। तो टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड का बाद हमारा यहाँ में हो गया 6 मोल, और ये रिएक्शन 6 मोल हो गया, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हो गया, या रिएक्टेंट के मोल हो गए 6 और इनके मोल हो गए 6। तो हमारा देखिए, मान लीजिए आप कंसंट्रेशन ही बात कर रहे हैं, तो अब थोड़ा सा यहाँ में ध्यान से देखिए। टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड का बाद मान लो हमारा ये से रिएक्शन चलते जाएगा। टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड होगा, 10 सेकेंड में ये हो गया 2 मोल, ये हो जाएगा 10 मोल। टाइम t इक्वल टू 15 सेकेंड में ये 0 और ये हो जाएगा टोटल 12 मोल का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस टाइम पीरियड को बोलते हैं कि इस समय हमारी रिएक्शन 100% कंप्लीट हो चुकी है। इस टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं कि रिएक्शन इज़ 100% कंप्लीटेड। लेकिन आप लोग क्या पढ़ रहे हैं बताइए, हाफ लाइफ पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब होता है ऐसा समय जहां में हमारा जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाए। वो टाइम पीरियड जहां में हमारा फाइनल कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो जाए, हाफ हो जाए, उस टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम पीरियड। जैसे आप यहाँ में देखिए, हमारा जो 6 है वो क्या हो गया, 12 का हाफ हो गया। मतलब हमारा जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो क्या हो गया, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो गया। कौन सा टाइम पे ऐसा हुआ, तो टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो इस 5 सेकेंड को हम लोग बोलेंगे कि इस रिएक्शन का ये हाफ लाइफ पीरियड है। तो देखो, हाफ लाइफ पीरियड का मतलब होता है जिस समय हमारा फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाता है, उस टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले हाफ लाइफ पीरियड का क्या मतलब होता है। देखिए, हाफ लाइफ पीरियड का मतलब होता है टाइम इन विच रिएक्शन इज 50% कंप्लीशन। ठीक है, तो टाइम इन विच रिएक्शन इज 50% कंप्लीशन, जब हमारा रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाए। अच्छा देखिए, जब t इक्वल टू टी हाफ कब होगा, जब हमारा फाइनल कंसंट्रेशन क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाता है। इस टाइम पीरियड को हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। कब हाफ लाइफ पीरियड बोला जाता है, t इक्वल टू टी हाफ तब होता है जब हमारा फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाती है। इस टाइम पीरियड को हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। तो देखिए, हम लोग का जो हाफ लाइफ पीरियड है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालना है। तो हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो हम लोग का जो हो जाएगा हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि हमारी जो रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर की चल रही है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जो हाफ लाइफ पीरियड है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगी। तो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप लोगों को मालूम है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या था बताइए, t इज इक्वल टू 1/k A0 माइनस ए था। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और आपको क्या कैलकुलेट करना है, हाफ लाइफ पीरियड। तो यहाँ में क्या करेंगे, t इज इक्वल टू टी 1/2 जब होगा तब हमारा फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाए। तो यहाँ में t का जगह में आपको क्या डालना है, t 1/2 इज इक्वल टू 1/k A0 एज इट इज रहेगा, और a का जगह में आप लोग क्या लिख सकते हैं, A0/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ में इसका नीचे में 1 हो जाएगा और आप एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो t हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, A0/2k। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि जो हमारी हाफ लाइफ पीरियड है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे क्या हो रही है, डिपेंड कर रही है। तो हाफ लाइफ पीरियड हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन पे क्या हो रही है, डिपेंड हो रही है। यहाँ में देखिए 2 और k क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, 2 भी कांस्टेंट नंबर होता है और k हमारा रेट कांस्टेंट है, तो ओवरऑल कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि जो हाफ लाइफ पीरियड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 होती है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए।
तो हाफ लाइफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर आप लोग इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो हाफ लाइफ पीरियड भी डबल हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर हमारा रिएक्शन जीरो ऑर्डर का है तो इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल करने से हाफ लाइफ पीरियड भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो यहाँ से लिख सकते हैं आप हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, half life period for zero order reaction are directly proportional to initial concentration of reactant। तो हमारा हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर आप लोग हाफ लाइफ पीरियड को इनिशियल कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो हाफ लाइफ पीरियड भी हमारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो आपको एक नया फॉर्मूला और मिला। वो नया फॉर्मूला क्या है बताइए, हाफ लाइफ पीरियड का है। हाफ लाइफ पीरियड क्या है, T1/2 इज इक्वल टू A0/2K। ये आपका हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला है। तो देखिए सबसे पहले हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला तो हम लोग निकाल चुके हैं और आपको इसका हाफ लाइफ पीरियड और इनिशियल कंसंट्रेशन में ग्राफ कैसी बनती है उसको हम लोग बनाते हैं। तो आप कॉपी कर लिए होंगे, ठीक है, आप लोग कॉपी कर लिए होंगे, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो देखिए हमारी जो हाफ लाइफ पीरियड आई थी, हाफ लाइफ पीरियड T1/2 इज इक्वल टू क्या आई थी, A0/2K आई थी। तो आप इसको लिख सकते हैं T1/2 इज इक्वल टू 1/2K इंटू A0 लिख सकते हैं। और देखिए हमारा ग्राफ क्या होता है, y इज इक्वल टू mx। देखिए y इक्वल टू mx की ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन होती है। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाएं, ग्राफ हमारी क्या होती है, यहाँ में ग्राफ आपको बनाना है हाफ लाइफ पीरियड वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन का। तो देखिए हमारा ग्राफ क्या होगा, यहाँ में हो जाएगी हाफ लाइफ पीरियड और यहाँ में हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन, और ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इनका जो स्लोप हो जाएगा वो 1/2K हो जाएगा। तो इनका स्लोप क्या हो जाएगा हमारा 1/2K। ग्राफ को कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लिए होंगे आप लोग, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, हाफ लाइफ पीरियड पढ़ा। अब देखिए हाफ लाइफ पीरियड पढ़ लिए, अब आपको पढ़ना है लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़नी है, लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। देखिए लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है जब रिएक्टेंट 100% प्रोडक्ट बना लेता है उस समय हमारी रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, और उस टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं लाइफ टाइम। तो देखिए लाइफ टाइम कब होता है, द रिएक्शन इन विच, लाइफ टाइम को आप लोग बोलते हैं टी, रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गया, या टी लाइफ बोलते हैं। इसका मतलब होता है द टाइम इन विच रिएक्शन इज 100% कंप्लीशन। जब हमारा रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाता है उस टाइम पीरियड को बोलते हैं लाइफ टाइम। तो देखिए T इज इक्वल टू टी लाइफ टाइम तब होता है जब हमारा फाइनल कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 होती है। तो इस लाइफ टाइम को कैलकुलेट करना है तो हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट से देखेंगे। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट क्या था, T इज इक्वल टू 1/K A0/A, ठीक है। तो यहाँ में T लाइफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/K, और यहाँ में क्या हो जाएगा A0, और A क्या है हमारा 0 है। तो यहाँ से बताइए लाइफ टाइम जो हो गई वो क्या हो गई, A0/K हो गई। तो ये हमारी लाइफ टाइम है, ठीक है। यहाँ में देखिए ये T हाफ थी, ये हाफ लाइफ पीरियड था, और ये लाइफ टाइम आ रहा है। तो देखिए T लाइफ इज इक्वल टू A0/K होती है। देखिए हमारा जो लाइफ टाइम होती है वो हाफ लाइफ का क्या हो रही है, हाफ लाइफ क्या हो रही है, देखिए T लाइफ का जो वैल्यू है उसका हाफ क्या हो रहा है,
हाफ लाइफ हो रही है। ठीक है, तो कॉपी कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आप कॉपी कर लिए होंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग रिलेशन है इन दोनों का बीच में, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। अगर मान लीजिए हमारा रिएक्शन हो रही है, जैसे कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो है हमारा वो 100 है, तो मान लीजिए ये 100 से 50 हो गया, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन 100 था और फाइनल हो गया 50, तो आप बोल सकते हैं कि ये 50% कंप्लीशन हो गया। और 50 से फिर ये 0 हो गया, तो आप बोलेंगे कि ये 0%, ये अब मतलब 100 था फिर फाइनली 0 हो गया, फाइनल कंसंट्रेशन हमारी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो आप बोल सकते हैं कि 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसको हम लोग बोलेंगे 100% कंप्लीशन। ठीक है, 100% कंप्लीशन। तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए जब रिएक्शन हमारी इनिशियल में 100 थी, फाइनली 100 से हाफ ख़त्म हो गया, 50 ख़त्म हो गया, तो 50 बचा रहेगा। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, हाफ लाइफ पीरियड। और हाफ लाइफ पीरियड क्या हो गई, कितनी आई, A0/2 के। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, A0/2 के, क्योंकि हाफ हो रही है रिएक्शन। अगर हमारी हाफ 100 मतलब 50% कंप्लीट होती है तो उसको बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। फिर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 100% कंप्लीट हुई, जिसको हम लोग लाइफ टाइम बोले, उनकी वैल्यू क्या हो गई, A0/K हो गई। तो आपने क्या देखा कि जब हमारी रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाती है, उस समय जो टाइम लग रही है वो A0/K लग रही है। जब हमारा रिएक्शन 50% कंप्लीट हो रहा है तो उसमें टाइम कितना लगा, A0/2K लगा। तो फिर हमारा बताओ नेक्स्ट 50% कंप्लीट होने में, मतलब जो फाइनल टाइम लग रही है वो हाफ टाइम का क्या हो रही है, आधा हो रही है, हाफ हो रही है। जैसे कि 100% कंप्लीट होने में अगर समय लगा t, तो 50% कंप्लीट होने में समय कितना लगेगा, T/2। और इधर भी समय कितना लगेगा, T/2। अगर आपका इक्वल डिस्टेंस होगा तो इक्वल समय लगेगी। ठीक है, अगर इक्वल गैप होगा तो उसमें समय भी क्या होगा, इक्वल लगेगा। तो बताइए यहाँ में अगर कंप्लीट हो रहा है तो A0/2K लग रहा है, तो 50 से 0 जाने में समय कितने लगेंगे, A0/2K। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। अगर हाफ लाइफ अगर हमारी 100 से 50 में अगर समय t लगेगा, तो नेक्स्ट 50% कंप्लीट होने में भी समय कितना लगेगा, t लगेगा। तो 100% कंप्लीट होने में समय कितना लगा, 2t लगा। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्वल इंटरवल इन इक्वल टाइम। ठीक है, अगर हमारा इंटरवल इक्वल इंटरवल है तो उसमें समय भी इक्वल ही लगेंगे। देखिए 100% कंप्लीट होने में A0/K लग रहा था, और 50% कंप्लीट होने में A0/2K, मतलब A0/K का हाफ टाइम लगता है। इसी टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। और फिर नेक्स्ट हमारा क्या हो जाता है, हाफ लाइफ टाइम सेम रहेगा। तो समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी को बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो बोर्ड पे ध्यान दीजिए, अगर हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अगर हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन अगर 100 है, तो 100 से 10 ख़त्म हो गया, तो मान लीजिए 100 से 10 ख़त्म हो गया, तो यहाँ में कितना बचा होगा, 90। तो इसको हम लोग बोलते हैं 10% कंप्लीशन। अगर 10% कंप्लीशन में समय लगा t, तो अगर आपसे कोई बोलेगा 70% कंप्लीशन में, क्या पूछा जाएगा, 70% कंप्लीशन में टाइम कितने लगेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 100 अगर हमारा 10% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो समय कितना लगा, t लगा। तो 70% कंप्लीट हो जाएगा तो कितने अगर हमारा 70% कंप्लीट हो जाएगा तो समय कितना लगेगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अगर 100 से 10% कंप्लीट हुआ तो 90 बचा, 90 से फिर 10% कंप्लीट होगा तो यहाँ में कितना बचेगा, 80। तो आप बोलेंगे कि हमारा रिएक्शन 20% कंप्लीट हो रही, 20% कंप्लीशन हो जाएगा। तो इक्वल डिस्टेंस है तो इक्वल टाइम लगेगा। फिर बताइए 80 से 70 चला गया, तो आप क्या बोलेंगे, 30% कंप्लीशन। अगर हमारा 30% कंप्लीशन होगा तो समय कितने लगेंगे, t। फिर अगर आपसे बोला जाएगा हमारा 40% कंप्लीशन, 60 का मतलब हो जाएगा 40% कंप्लीशन, तो 40% कंप्लीशन में भी समय लगेगा कितना, t लगेगा। फिर हो जाएगा हमारा
यहाँ में 50 बचेगा। तो आप बोलेंगे कि इनिशियल में 100 था और ये 50 हो गया, मतलब आप ये क्या हो जाएगा 50% कंप्लीसन। क्योंकि देखिए 10% क्या हो रहा है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है तो इक्वल समय लगेगा, तो इसमें भी टाइम होगा टी। फिर हमारा हो जाएगा 60% कंप्लीसन, ठीक है, यहाँ में हमारा क्या हो जाएगा 60% कंप्लीसन, तो इसमें भी समय होगा टी। फिर हमारा क्या हो जाएगा 70% कंप्लीसन, 60, तो इसमें भी समय कितना लगेगा टी। तो 70% कंप्लीसन का मतलब होगा कि आपका इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है और उसमें से 70 ख़त्म हो गया, तो कितना बचेगा 30 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ में जो 30 होगा तो कितने समय लगे, तो आप काउंट कर लीजिए टी 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ में कितना टाइम लगेगा 70। तो ये काफ़ी आसान है। अगर हमारा ध्यान से देखिए, अगर हमारा इक्वल टाइम है, अगर 10% डिसोसिएट होने में टाइम लगा टी, तो 70% ख़त्म होने में टाइम कितना लगेगा 70। अगर आपसे कोई बोलेगा कि 80% कंप्लीसन में समय कितने लगेंगे 8t, 20% कंप्लीसन में समय कितना लगेगा 2t। तो आप ऐसे यूनिटरी मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कॉपी कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन है हम लोग का, फॉर ए से प्रोडक्ट बन रही है और हमारा रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और 50% कंप्लीट होने में समय 2 मिनट लग रहा है, तो 75% कंप्लीट होने में कितनी टाइम लगेंगे। तो आप देखिए सबसे पहले 50% कंप्लीसन, देखो 50% कंप्लीसन का मतलब होता है कि हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है 100 है और उसमें से 50% कंप्लीट हो गया, तो फाइनल कंसंट्रेशन कितना हो गया 50, और इसमें समय कितना लग रहा है 2 मिनट, ठीक है। तो आप बताइए जीरो ऑर्डर रिएक्शन में टाइम t इज इक्वल टू क्या था 1/k A0 माइनस a, ऐसा लिख सकते हैं। तो टाइम कितना दिया है आपको 2 मिनट, 1/k का वैल्यू नहीं मालूम है, A0 कितना हो जाएगा 100 माइनस a कितना है 50, तो 2 इज इक्वल टू 1/k इंटू, अच्छा बताइए 100 माइनस 50 क्या हो जाएगा 50/k होगा। तो आप यहाँ से देखिए k का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आप यहाँ में देखेंगे तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 से ये कट जाइए 25 में, तो k की वैल्यू हो गई 25, ठीक है। अब आप देखिए 75% कंप्लीसन होने में, अगर 75% कंप्लीसन हो रही है मतलब रिएक्शन 75% ख़त्म हो जा रही है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन तो कितना ही होगा 100 और फाइनल कितना हो जाएगा बताइए, फाइनल कितना हो जाएगा हमारा 100 माइनस 75, तो बताइए कितना हो जाएगा 100 में से चला जाएगा तो 25, और समय कितना लगेगा ये आपको निकालना है। तो आप फॉर्मूला जानते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, टाइम t इक्वल टू 1/k A0 माइनस a, तो t इज इक्वल टू 1/k, k का मतलब रेट कांस्टेंट है और आप यहाँ से निकाल चुके हैं k का वैल्यू कितने आ गई है 25 इंटू A0 माइनस a, A0 कितना है 100 और माइनस a कितना हो जाएगा 25, तो ये आपका हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 25, 25 3 जा 15, तो टाइम t इज इक्वल टू कितना आ गया 3 मिनट आ गया। तो देखिए 50% कंप्लीट होने में 2 मिनट लग रही है, तो 75% कंप्लीट होने में कितनी मिनट लगेगी 3 मिनट लगेगी। आप इसको कॉपी कर लीजिए, तो आप इसको कॉपी कर लिए होंगे। तो अब हम लोग बिना फॉर्मूला को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी और आप ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। और तो देखिए आप इसको यूनिटरी मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि हमारा जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो 100 है, 100 से अगर वो 50 चला गया 50% ख़त्म हो गया, इसको बोलेंगे ये हमारी 50% क्या हो गई कंप्लीसन हो गई, ठीक है। मतलब जब हमारा रिएक्शन 50% कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ में क्या हो रहा है 50% कंप्लीट हो रहा है, तो समय कितना लगेगा 2 मिनट। तो मान लीजिए फिर नेक्स्ट हमारा 50% ख़त्म होगा, तो यहाँ में 0 बचेगा, तो आप बोलेंगे कि ये हमारा 100% कंप्लीसन हो गई। तो 100% कंप्लीसन में भी समय कितने लगेंगे 2 मिनट, 2 मिनट। लेकिन आपको क्या चाहिए बताइए, आपको तो 75% कंप्लीट कराना है। तो देखिए फिर अगर हम लोग बात करें 25 का हाफ क्या हो जाएगा
यहाँ में आएगा कुछ 25, है कि नहीं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आप देखिए ये 50 है, 50 से 0 हो गया, मतलब कि रिएक्शन 50% कंप्लीट हो गई। तो समय कितना लगा, 2 मिनट। तो लेकिन आपको 25% कंप्लीट कराना है, तो आप इसको यहाँ से समझिए। मान लीजिए हमारा 100 था, तो 100 से 50 हुआ तो समय लगा 2 मिनट। फिर 50 से 0 हुआ तो समय लगा 2 मिनट। लेकिन आप इसको यहाँ से 20 करिए, 25, फिर 25 से 0 जा रहा है। तो ये जो हमारा होगा यहाँ से यहाँ 2 मिनट, तो आप बोल सकते हैं कि 50% कंप्लीशन। फिर हमारा बचा क्या, 25। तो यहाँ से यहाँ में जाएंगे तो ये कितना परसेंट कंप्लीशन हो गया, 75% कंप्लीशन हो गया। और देखिए अगर यहाँ से यहाँ जाने में अगर हमको 2 मिनट लग रही है, तो फिर 50 का आधा हो गया, ये हाफ लाइफ पीरियड हो जाएगा। तो इसको लगेगा 1 मिनट, फिर यहाँ में लगेगा 1 मिनट। तो बताइए अगर आपको 75% कंप्लीट कराना है तो समय कितना लगेगा, 2 मिनट प्लस 1 मिनट। तो यहाँ से देखिए आप बता सकते हैं कि टाइम कितना हो जाएगा, 3 मिनट हो जाएगा। तो बिना फॉर्मूला को यूज़ करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। तो देखिए अब इसका बारे में हम लोगों को समझना है कि जो हमारे रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती हैं उनका क्या क्या एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसके बाद हम लोग एक बार रिकैप कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। तो हमारा हो जाएगा एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो एग्जाम्पल ऑफ जीरो रिएक्शन में पहला होता है फोटो केमिकल इक्वेशन। हमारा एग्जाम्पल क्या होता है, फोटो केमिकल इक्वेशन। फोटो केमिकल इक्वेशन जो होते हैं हमारे, फोटो केमिकल जो रिएक्शन होते हैं, फोटो केमिकल जो रिएक्शन होते हैं, जैसे कि आप लोग देखिए H2 + Cl2 गिव्स HCl। यहाँ में हम लोग रिएक्शन कराते हैं सनलाइट का प्रेजेंस में, तो यहाँ में फोटोन चाहिए। तो ये इनका जो रेट एक्सपेरिमेंटली देखा गया, R = K × H2 की पावर 0 × Cl2 की पावर 0। तो इनका कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ये जो रिएक्शन होती है इनका कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। तो इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा बताइए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। फिर हमारा दूसरा हो जाता है, जैसे हेवर्स प्रोसेस में N2 + 3H2 गिव्स Fe का प्रेजेंस में कराते हैं, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ में भी इनका जो रेट होता है, इनका जो हमारा रेट होता है जब भी अमोनिया का फॉर्मेशन कराते हैं, तो इनका भी एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो रेट होती है Fe का प्रेजेंस में N2 + 3H2, इनका भी जो रेट होता है वो K × अमोनिया का कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये भी हमारी जो रिएक्शन होती है वो जीरो ऑर्डर की होती है। फिर हमारे जो इंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन होते हैं, थर्ड जो होते हैं हमारे इंजाइम कैटालाइसिस रिएक्शन होते हैं, वो भी कौन से ऑर्डर को फॉलो करते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज जीरो ऑर्डर रिएक्शन का बारे में समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बारे में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।